हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस स्कोर मोड चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चंस का मैंने कलेक्शन इस वीडियो में किया है। चाहे वो आप बीपीएससी के एग्ज़ाम में बैठे हों या एसएससी रेलवे किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठे हों, यदि गांधी जी से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण गुजरात के धरसाना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? लीडर कौन था उस समय? तो उस समय लीडर इनको बनाया गया था अब्बास तैयब जी और सरोजिनी नायडू को। कब? मई 1930 में। बढ़ते हैं आगे। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी पर हुए मुकदमे या केस की सुनवाई का जज कौन था? तो उस समय महात्मा गांधी का जो केस था उस समय जज कौन थे? उनका नाम था आर.एस. ब्रूमफील्ड। क्या नाम था? आर.एस. ब्रूमफील्ड। बढ़ते हैं आगे। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया था? तो बता दें आपको कि 6 अप्रैल 1919 को उस समय घटना एक हुई थी जालियांवाला बाग की, ठीक है। तो उसके 6 अप्रैल को नहीं, ये 13 अप्रैल को घटना हुई थी, लेकिन 6 अप्रैल को क्या हुआ था कि रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ पहली बार अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया गया था और एक आंदोलन हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। ये रॉलेट एक्ट के विरोध में। बढ़ते हैं आगे। 1921 में बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और महात्मा गांधी के साथ काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो वो थे इन दोनों के साथ एक और जन, उनका नाम था भगवान दास। गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था और इसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के समय 10 फरवरी 1921 को बसंत पंचमी को बाबू शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा भदैनी वाराणसी में हुई थी। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय का नाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, ठीक है। बढ़ते आगे। महात्मा गांधी को किसने महिलाओं को साल्ट मार्च यानी कि दांडी मार्च में शामिल करने के लिए प्रेरित किया था? देखिए, एक इनके सहयोगी थी, उनका नाम था कमला देवी चट्टोपाध्याय। क्या नाम था? कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो महात्मा गांधी ने जो आंदोलन किया था इसमें महिलाओं की मुख्य भूमिका चरखा चलाने और शराब की दुकानों में घेराबंदी करने तक तय रखी थी कि महिलाएं क्या करेंगी? चरखा चलाएंगी और शराब की जो दुकानें खुल रही हैं उसके खिलाफ घेराबंदी करेंगी। लेकिन कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कहा कि नहीं, आप इन सबको नमक सत्याग्रह में भी शामिल कीजिए। और इसी का परिणाम ये रहा कि मुंबई में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए 7 सदस्यों वाली टीम बनाई गई। इस टीम में कमला देवी और अवंतिका बाई गोखले शामिल हुई, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। महात्मा गांधी को किसने सलाह दी कि गांधी जी लंबे समय से दूर थे? महात्मा गांधी को किसने यह सलाह दी थी कि गांधी जी लंबे समय से दूर थे और वे भारत में किसी भी मामले में टांग नहीं अड़ा रहे थे कुछ दिनों तक। तो ऐसी सलाह किसने दी थी? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना है। उन्होंने क्या कहा था कि आप जैसे ही वहाँ से लौट रहे हैं अफ्रीका से, तो आप भारत में जाके किसी मामले में तुरंत टांग मत अड़ाइएगा, पहले भारत को समझिए। आप वहाँ पे जाके भारत को समझिए। वे 1 साल तक भारतीय मुद्दों पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, ऐसा उन्होंने सिखा के भेजा था। और जब इन्होंने सारा मामला समझ लिया तब वो बोलना स्टार्ट किया और इनका पहला सत्याग्रह हमारे बिहार से जो चंपारण में हुआ था नील के खेती के विरुद्ध, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। उसके पहले ये काशी विद्यापीठ के उद्घाटन में गए थे 1916 में, ठीक है, बीएचयू के उद्घाटन में, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ बात नहीं हुआ था। लेकिन 1917 से आके ये बोलना शुरू कर दिए। और दक्षिण अफ्रीका से लौटे कब थे? 15 में ही लौट चुके थे। ये आगे क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं आगे। दांडी स्थान गुजरात के किस ज़िले में है? तो दांडी स्थान जो है वो गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। किस डिस्ट्रिक्ट में? नवसारी डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ से क्या हुआ था? गांधी जी ने नमक कानून मार्च कहाँ से शुरू किया था? ये भी क्वेश्चन आता है। तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों की पैदल मार्च निकाला था। ये लगभग 390 किलोमीटर का सफ़र था। और इसमें महात्मा गांधी जो थे ने साबरमती से दांडी तक अपने कुछ अनुयायियों के साथ नमक पर कर लगाने के विरोध में अभियान चलाया था। और टू बी प्रिसाइज मैं बता दूं, गांधी जी समेत इसमें 78 लोग इनके साथ चले थे उस समय, ठीक है। तो पूछा गया था क्वेश्चन में कि दांडी कहाँ पड़ता है? तो ये विलेज है जलालपुर तालुका में, नवसारी डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में। बढ़ते हैं आगे। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी? तो एकमात्र एक सम्मेलन हुआ था बेलगांव में 1924 में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। और कुछ प्रमुख सेशंस हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लें। ये भी क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ये 100% दावा है। तो हमारा एक सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है 1929 का लाहौर का सेशन। इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताएं कि इस सेशन में क्या हुआ था।
और क्यों 26 जनवरी जो है इसको यादगार बनाया गया था, इसी सेशन की वजह से, ठीक है। तो ये आप हमें कमेंट कीजिएगा इसके बारे में पूरा डिटेल्स में। और 1937 में जो फैजपुर में हुआ था सम्मेलन, उसके अध्यक्ष कौन रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू। कब कब? 1929 और 1937। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो ये 1938 में हरिपुरा में रहे थे अध्यक्ष, और 1939 में त्रिपुरी में भी ये अध्यक्ष बने थे, लेकिन वहाँ पे इन्होंने इस्तीफा दे दिया जीतने के बाद, ठीक है। वो कहानी मैं आगे कभी बताऊंगा, या इस क्वेश्चन में शामिल है, आगे मैं बता दूंगा आगे। और एनी बेसेंट का एक अध्यक्षता वाला अथी था, सम्मेलन था, वो 1917 में था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है, ये 1886 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ये अध्यक्ष रहे थे। और इनका एक और सेशन है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इनके कौन कौन से सेशन में इन्होंने कौन कौन से सेशन में अध्यक्षता की है। बढ़ते हैं आगे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अच्छा, एक फेमस और क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के सम्मेलन में पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यानी गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? देखिए यहाँ पे चर्चा तो तीनों की होगी। सबसे पहले मैं बात कर लूँ दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, तो इसमें गांधी जी जो थे वो कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर से दिसंबर 1931 लंदन में आयोजित हुआ था। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। यहीं से जब लौटे थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके, उसके बाद उन्होंने क्या शुरू कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था और तृतीय, इस दोनों में कोई भी कांग्रेसी शामिल नहीं हुआ था, खासकर गांधी जी तो पक्का शामिल नहीं हुए थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, ये नवंबर 1930 से शुरू होकर जनवरी 1931 तक हुआ था। और तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन ये 17 नवंबर 1932 को प्रारंभ हुआ था, मतलब 32 में हुआ था, ठीक है। आप हमें कमेंट करके ये बताएंगे इन तीनों सम्मेलनों के समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था उसका नाम क्या था? ऐसे खैर आगे मैं चर्चा करूँगा, लेकिन आप अभी हमें कमेंट करके बता दीजिए। बढ़ते हैं आगे। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? देखिए, एक बड़ा ही फेमस घटना हुआ था, ये 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था कि पुलिस ने एक जुलूस जा रहा था, उसको जबरन रोकना चाहा, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके फलस्वरूप जनता में क्रोध आ गया और उसने थाना में आग लगा दिया। पूरा जो भीड़ था उसने मिलजुल के थाना में आग लगा दिया, और इसमें 21 या 22 लगभग 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। और इस घटना से गांधी जो है वो स्तब्ध रह गए, क्योंकि उनका विचार था कि हमारा जो भी रैली, जो भी धरना होगा वो कैसा होगा? अहिंसक होगा, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। लेकिन इतनी हिंसा एक साथ हो गई, इससे वो काफ़ी आहत हुए, और अंततः 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय उन्होंने ले लिया। बढ़ते हैं आगे। गांधी इरविन समझौता कितनी सूत्री मांगों पर हुआ था? देखिए, गांधी इरविन जो समझौता था इसमें 11 सूत्री मांगें रखी गई थी। इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं, ठीक है। ये दिल्ली में समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। आगे मैं चर्चा करूंगा कि 11 मांगें क्या क्या थी। 1931 में हुए गांधी इरविन समझौते में क्या क्या मुख्य बिंदु था, ये आप जान लें। तो देखिए, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता लंदन में हुआ। सॉरी, मैं दिल्ली समझौता बोल दिया था, सॉरी। यहाँ देखिए, इसमें 11 सूत्री मांगे थी। क्या क्या मांगे थी, ध्यान दीजिएगा क्या करके। इसी की वजह से भगत सिंह की फांसी टाली नहीं जा सकी थी, इसी मांग में वो भी शामिल है, देख लीजिए क्या करके, मैं दिखा देता हूँ। पहला हमारा, हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए, ऐसी बात हुई थी। और इनको लगा था कि भगत सिंह जो हैं वो हिंसा के आरोप में नहीं, राजनीतिक बंदी के रूप में अरेस्ट किए गए हैं, और उनको छोड़ दिया जाएगा क्योंकि हमने तो अपने मांग में मनवा लिया है। लेकिन उनको हिंसा के आरोप में शामिल करके उनको फांसी दे दिया गया, उनको बचाया नहीं जा सका। आगे क्या था, और भी मांगे जो थी उसमें मुख्य रूप से ये मांग थी कि भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दे दिया जाए। आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाए। कुछ लोग ऐसे थे जो नौकरी छोड़ कर आंदोलन में शामिल हुए थे, तो उनको पुनः बहाल करने का भी निर्णय इसमें लिया गया था। आंदोलन के दौरान जब्त जो
संपत्ति थी वो भी उनको वापस कर दी जाए। भारतीय अब शराब तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना देने के लिए स्वतंत्र थे। पहले क्या था कि रोक लगा दिया गया था कि आप विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने और शराब की दुकानों के सामने धरना नहीं दे सकते हैं, लेकिन अब इसके लिए वे स्वतंत्र हो गए थे इन 11 सूत्री मांगों के तहत। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन या स्थगित कर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया था। गांधी जी जो थे वो कांग्रेस की तरफ से आंदोलन, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चला रहे थे, उसको समाप्त करके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए थे। इसी 11 सूत्री मांगों में ये भी शामिल था। कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी, ये भी इसमें शामिल किया गया। गांधी जी पुलिस के जातियों की मांग की जांच की मांग छोड़ देंगे। गांधी जी का मांग था कि पुलिस जो ज्यादती कर रही है लोगों के साथ, मतलब जोर ज़बरदस्ती जो कर रही है, इसके खिलाफ जांच हो, तो इसकी ही मांग इरविन ने कहा कि आप छोड़ दीजिए, ऐसा होते रहेगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु ये मैंने बता दिया है। पूना पैक्ट किसके मध्य शामिल मतलब हुआ था, ये मैं क्लियर कर दूँ अभी। जो देखिए जो पूना पैक्ट है ये हुआ था किसके किसके बीच, तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पुणे की यारवदा सेंट्रल जेल में। कहाँ पे हुआ था, महाराष्ट्र में पुणे का एक जेल है जिसको बोलते हैं यारवदा सेंट्रल जेल, उसी में 24 सितंबर 1932 को ये पूना पैक्ट शामिल किया गया था। इसमें मतलब समझौता किस बात पे हुई थी, वो चीज़ एक है कि समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया गया और दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडल में 71 पहले थी, इसको बढ़ा के 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। यही इस चीज़ में शामिल किया गया था, पूना पैक्ट में मतलब ये पैक्ट साइन किया गया था। 1944 में गांधी और जिन्ना की वार्ता टूटने पर कौन सी समिति बनी थी, तो ये समिति बनी थी दोस्तों सप्रू समिति, ठीक है, सप्रू कमेटी बनी थी। ये तेज बहादुर सप्रू जो थे इनके नाम पे ये सप्रू कमेटी बनी थी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। महात्मा गांधी को अफ्रीका ने बनाया, यह कथन किसका है। देखिए ये कहा था चंद्रन देवंसन ने कि गांधी जी को किसने बनाया, अफ्रीका ने बनाया। चूँकि और नेल्सन मंडेला ने क्या कहा है कि यू गेव मी मोहनदास गांधी, वी रिटर्न हिम यू ए महात्मा गांधी, मतलब आपने हमें मोहनदास गांधी दिया था और हमने आपको रिटर्न किसको किया है, महात्मा गांधी को रिटर्न किया है। गांधी वॉज नेम्ड महात्मा, गांधी को महात्मा नाम किसने दिया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। किस दिन को, 9 जनवरी को। इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इस बार 2021 का प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या था, या आप गूगल चचा से पूछिए और मुझे बताइए। बढ़ते हैं आगे। गांधी जी के अनुसार इनमें से क्या एक सामाजिक बुराई नहीं है। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शंस, खूबसूरत से ऑप्शंस दिख रहे हैं। ये पहला है बाल विवाह, और दूसरा आपको दिख रहा है मुद्रास्फीति, तीसरा दिख रहा है अशिक्षा, और चौथा छुआछूत। इसमें से कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है, तो मुद्रास्फीति जो है ये आपकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ है, ये सामाजिक बुराई में नहीं आती। लेकिन बाल विवाह, यदि किसी का बचपन में विवाह कर दिया जाए, एक सामाजिक बुराई है। और अशिक्षा जो है ये भी एक सामाजिक बुराई है कि आप खा पी रहे हैं, बस घर में पड़े हुए हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, आगे जाकर जाहिल हो जाएगा। अभी जैसे पंचर साटने वाली बात चल रही है, तो क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं सर, खान सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो लोग शिक्षा फैला के रखे हैं। अरे भाई आप पॉपुलेशन कंट्रोल कीजिए, शिक्षा मत फैलाइए, देखिए आप भी आगे बढ़ जाएंगे। छुआछूत ये भी क्या है, ये भी एक तरह की सामाजिक बुराई है। इन सब से बचने के लिए महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने 7 सामाजिक बुराइयों के बारे में बताया था। कौन कौन, तो पहला है सिद्धांत रहित राजनीति, यानी कि आपकी राजनीति में कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। ये नहीं कि आज कह दिए कि 15-15 लाख आपके खाते में आ जाएगा, कल कह देंगे कि वो तो मैंने जुमला कहा था, परसों कह देंगे कि आप लोग अपने बेड का इंतजाम घर में कर लीजिए, अस्पताल में बेड नहीं मिलेंगे, है ना, जो मन किया सो। अरे भाई कुछ सिद्धांत होने चाहिए आपकी राजनीति में, ऐसी राजनीति मत कीजिए। परिश्रम रहित धनोपार्जन, यानी कि यदि आप परिश्रम न करके धनोपार्जन करते हैं, किसी तरह से कालाबाजारी करके, किसी को लूट खसोट करके, ये भी एक तरह की सामाजिक बुराई है। विवेक रहित सुख, यानी कि आप के पास कोई विवेक नहीं है, कोई बुद्धि नहीं लगा रहे हैं और उससे चाहते हैं कि सुख मिल जाए, ये भी सामाजिक बुराई है। चरित्र शून्य ज्ञान, यानी आप कैरेक्टर लेस हैं,
चाहे आप भले ही भाभा हो जाए, लेकिन आप यदि करेक्टरलेस हैं तो आपके ये ज्ञान जो है वो तुच्छ है। आप उस ज्ञान का कुछ नहीं कर सकते, घंटा डुला सकते हैं उसका। सदाचार रहित व्यापार, यदि आपके पास सदाचार नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, दुकान खोले हैं, बनिया बने हैं, वहाँ पर आप डंडी मारिएगा, तो ये भी क्या है, एक सामाजिक बुराई है। संवेदना रहित विज्ञान, यदि ऐसा विज्ञान हो जिसमें कोई संवेदना ही ना हो, जैसे आप जानते हैं विज्ञान में कि सेंट्रोसोम जो है वो कोशिका विभाजन करके तुरंत बना देगा, सेल्स को जोड़ देगा। अब इसी चक्कर में आप जानते हैं कि विज्ञान है, बस काट दीजिए किसी का हाथ। अरे गधा, ये विज्ञान संवेदना विहीन नहीं हो सकता है। विज्ञान यदि है तो उसमें संवेदना भी आपको समझ के चलना पड़ेगा कि नहीं, सेंसिटिविटी भी कोई चीज़ है। वैराग्य विहीन उपासना, ये जो है वैराग्य विहीन उपासना कहने का मतलब कि यदि आप चाहते हैं कि घर में ही रह के और आप संत हो जाएंगे, ऐसा उनके हिसाब से संभव नहीं था। इसके लिए आपको वैराग्य रहना मतलब करना पड़ेगा। जैसे विद्यार्थी के लक्षण में कहा गया था कि काग चेष्टा वको ध्यानम गृह त्यागी अल्पहारी, तो ये सारा गृह त्याग क्या है कि आप अपने घर में रह के, सबके साथ रह के आप शिक्षा ग्रहण कीजिएगा तो आप उस काबिल नहीं बन पाइएगा, उसके लिए आपको तप करना ही पड़ेगा। तो ये सारी बातें यदि कोई फॉलो नहीं करता है तो वो सामाजिक रूप से बुराई कर रहा है। ये कहा था किसने? महात्मा गांधी ने। बढ़ते हैं आगे हम लोग। बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं अनु बंदोपाध्याय। बहुरूपी गांधी के लेखक अनु बंदोपाध्याय। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। इनकी पुस्तकों से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इस बार एनटीपीसी में। देखिए मैं एक एक करके दिखा दूं तो महात्मा गांधी की और भी पुस्तकें हैं, गांधी एंड ऑटोबायोग्राफी। इसी को हम लोग इस नाम एक नाम और दे के रखे हैं कि स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। 1927 में यह किताब प्रकाशित हुई थी। हिंद स्वराज ऑफ इंडियन होम रूल, ये भी महात्मा गांधी की पुस्तक है। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ये 1924 में, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन 1928 में प्रकाशित किया गया था। ट्रूथ इज गॉड और ट्रस्टशिप, ये सब किसकी पुस्तकें हैं? महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं। बढ़ते हैं आगे। दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद महात्मा गांधी ने किस यूनिवर्सिटी को ओपनिंग सेरेमनी में स्पीच दिया था? मैंने बता दिया अभी कि ये BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहला अपना स्पीच दिए थे। उद्घाटन किसका किए थे? तो काशी विद्यापीठ था, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम अभी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया, उसका उद्घाटन किए थे। लेकिन स्पीच कहाँ दिए थे ओपनिंग सेरेमनी में? तो ये दिया था इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ओपनिंग सेरेमनी में। कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1916 को। इस क्वेश्चन को एनटीपीसी ने 4 दिन लगातार पूछा है। कितने दिन? 4 दिन पूछा है। इसको एकदम स्टार लगा के याद कर लीजिएगा। इसमें क्या हुआ था कि महात्मा गांधी 4 फरवरी 1916 को जो BHU है इसके उद्घाटन समारोह में भाषण के लिए आमंत्रित किए गए थे। BHU के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय मेन इसके फाउंडर माने जाते हैं। साथ साथ इनका और कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, रामेश्वर सिंह और सुंदर लाल, ये लोग भी इसके फाउंडर मेंबर्स रहे हैं। महात्मा गांधी 1915 में कहाँ से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे? तो ये मैं कब से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसको एकदम याद रखिएगा। गांधी जी ने 1 साल के अनुबंध पर कानून का अभ्यास करने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी, लेकिन ये लौटे कब थे? तो 1915 में। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती के विरोध में कौन सा आंदोलन किया था? तो ये आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, जिसको 3 कठिया व्यवस्था वहाँ पे लागू थी, उसको हटाने के लिए ये गए थे। मतलब यदि आपके पास 20 कट्ठा खेत तो आपको 3 कट्ठा में नील की खेती करनी ही पड़ेगी। यदि आप नहीं करते हैं तो अंग्रेज उसके लिए सज़ा देते थे। और इससे तंग आके वहाँ के जो किसान थे उनमें सबसे मुख्य रूप से आगे आए थे रामचंद्र शुक्ला। वो इनको बुला के लाए थे कि चलिए आप वहाँ पे थोड़ा सा स्थिति को समझिए। तो बिहार के चंपारण जिले से महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह का जो मामला था वो शुरू किया था, क्योंकि इन्हें गोपाल कृष्ण गोखले पहले ही मना कर चुके थे कि देखो गांधी जी, जा तो रहे हैं आप इंडिया में, लेकिन जाते ही वहाँ पे कचर पचर मत कीजिएगा, जाइए पहले भारत को समझिए, क्योंकि भारत को समझना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर तरह तरह के प्राणी रहते हैं, किसी का कुछ विचार, किसी का कुछ विचार, कोई आज जुमला कहेगा, कल फैक्ट कह देगा, कोई भरोसा नहीं है किसी का क्या कर देगा। इसलिए आप जाकर पहले समझिए, उसके बाद कोई एक्शन लीजिएगा। इसलिए वो 1 साल 1.5 साल तक चुप रहे थे आके। तो गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह कौन सा किया गया था? चंपारण सत्याग्रह। बढ़ते हैं आगे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये अप्रैल मई 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के द्वारा किसानों को जबरदस्ती नील की खेती के विरोध में किया था, और ये इनका पहला सत्याग्रह था। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये आप लोग सब जानते हैं, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
दिया था। ये 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, किस मैदान से, तो ये ग्वालियर टैंक मैदान से। कहाँ से? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। 8 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि अगस्त में हुआ था। बढ़ते हैं आगे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया था? तो उस समय इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से अखबार जारी किया था, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। कौन सा ओपिनियन? इंडियन ओपिनियन, 1903 में। बढ़ते हैं आगे। 1909 में महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक में लिखा था कि अगर भारतीय अंग्रेजों का साथ न दें तो ब्रिटिश शासन हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा? तो ऐसा इन्होंने कहा था हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल नाम की एक पुस्तक इन्होंने निकाली थी। उसमें कहा था कि यदि भारतीय अंग्रेजों का साथ न दें तो ब्रिटिश शासन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। देखिए बात ये सही था कि भारतीय लोग भी ब्रिटिशों का शासन में मदद कर रहे थे, तो उन्होंने इसके लिए ऐसा कहा था। आज भी देखिए कुछ ऐसे चापलूस जिंदा हैं, तो उनका वजह क्या है? उनके साथ कुछ लोग मिले हुए हैं, तभी वो जिंदा हैं, तभी वो शासन कर रहे हैं हमारे ऊपर। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन के लिए किसने निमंत्रित किया? तो चंपारण आंदोलन के लिए मैंने बता दिया अभी कि रामचंद्र शुक्ला ने किया था। बढ़ते हैं आगे। 2006 में कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी? देखिए 2006 में एक योजना आई थी, महात्मा गांधी 2005 की योजना थी। इसका नाम था नरेगा। क्या नाम था? नरेगा। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। क्या नाम है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको बोलते थे नरेगा, मनरेगा नहीं, नरेगा बोलते थे। ये कब शुरू हुआ था? 25 अगस्त 2005 को यह अधिनियम पारित हुआ था। इसका नाम ये नरेगा रखा गया था और 2006 से ये लागू हो गया था। कहाँ से? तो ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से इसका शुरुआत हुआ था। 5 में बिल पारित हुआ, 6 से ये लागू हो गया, 2006 से। और कहाँ से? आंध्र प्रदेश का अनंतपुर से लागू हुआ। और शुरू में यह 200 अत्यंत पिछले जिलों के लिए आरंभ किया गया था। मतलब शुरू में ऐसा लक्ष्य रखा गया था कि 200 जो हमारे देश में 200 जो जिले हैं जो अति पिछड़े वर्ग में आ रहे हैं, उनमें पहले ये योजना लागू की जाएगी। लेकिन 1 अप्रैल 2008 से इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। आज कोविड के समय में यह जो योजना है मनरेगा, ये काफ़ी लोगों को लाभ पहुँचा रही है। बाकी देखिए आगे। तो 2 अक्टूबर 2009 को क्या किया गया कि इस नरेगा योजना में आगे में महात्मा गांधी का नाम भी जोड़ दिया गया। इसके तहत गांव के गरीबों को एक निश्चित पारिश्रमिक पर वर्ष भर में 100 दिन तक की रोजगार की गारंटी देगी कि यदि आप रोजगार करना चाहते हैं तो आपको 100 दिनों तक का रोजगार जरूर मिलेगा। यदि नहीं रोजगार मिलता है तो आपको 100 दिन का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इनमें से कौन सा आश्रम गांधी द्वारा नहीं बनवाया गया था? देखिए हम लोग जान लें कि कौन सा बनवाया गया था, तो नहीं बनवाया गया आप निकाल लोगे। ऐसे इसमें आंसर होगा पौनार आश्रम, ये वर्धा में महाराष्ट्र में है, ये इन्होंने नहीं बनवाया था। अच्छा बनवाया कौन कौन सा था इन्होंने, तो वो आप लोग देख लेंगे। पहला था हमारा साबरमती आश्रम, दूसरा कोचबर आश्रम, टॉल्स्टॉय आश्रम और सेवाग्राम। सेवाग्राम आश्रम जो है महाराष्ट्र में है, टॉल्स्टॉय आश्रम है अफ्रीका में है, अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। और कोरचब ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कहाँ पे है। और साबरमती तो आप लोग जानते हैं कि अहमदाबाद में है। अच्छा कोरचब है अहमदाबाद में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। जब भारत आज़ाद हुआ था इस समय गांधी जी कहाँ पर थे? देखिए 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ था। उस समय महात्मा गांधी जो थे वो बंगाल के नोआखली में थे। ये आज बांग्लादेश में पड़ता है शायद। आप एक बार हमें कमेंट करके बताएंगे कि नोआखली जो है अभी कहाँ पड़ता है। तो ये बंगाल के नोआखली में थे। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच राइट हो गया था, मतलब जंग, मतलब सांप्रदायिक हिंसा हो गई थी। जंग नहीं, सांप्रदायिक हिंसा हो गई थी, उसको ये सुलझा रहे थे वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक थ्राइस्ट विथ डेस्टिनी नाम का एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, ठीक है। पूना पैक्ट के बारे में मैंने बता दिया आपको। बढ़ते हैं आगे। चंपारण सत्याग्रह के बारे में मैंने बता दिया कि इनमें रामचंद्र शुक्ला जो थे इन्होंने इनको इनवाइट किया था। अच्छा ये रुके कहाँ थे ये लोग? तो यहाँ पे ये लोग आए थे चंपारण में। तो यहाँ अमोलवा नाम का एक गांव है, उसमें संत राउत के घर पर प्रख्यात बहुत सारे वकील थे उस समय, और ये लोग और गांधी जी एक साथ इस गाँव में आके रुके थे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो देखिए खेड़ा सत्याग्रह जो है ये 22 मार्च
से लेके 5 जून 1918 गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। यह प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। खेड़ा सत्याग्रह को प्रथम असहयोग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। अभी गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों द्वारा अंग्रेज की सरकार के कर वसूली के विरुद्ध में यह आंदोलन शुरू किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के बाद यह आंदोलन दूसरा आंदोलन था। महात्मा गांधी के जयंती पर 2014 में कौन सी योजना शुरू की गई? देखिए, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पे 2014 में एक योजना शुरू की गई, उसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन। कौन सा मिशन? स्वच्छ भारत मिशन। उम्मीद है कि आप सब इसमें पार्टिसिपेट किए होंगे, अपने आसपास के एरिया को स्वच्छ किए होंगे, साफ़ सुथरा रखते होंगे अभी भी। देखिए, 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ तक ग्रामीण भारत में 1.96 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित लागत से 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच मुक्त भारत यानी ODF ओपन डेफिकेशन फ्री को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी जो है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? ये मैंने बता दिया, चौरी चौरा कांड हो गया था। महात्मा गांधी को भिखारी के वेश में महान आत्मा किसने कहा था? देखिए, भिखारी के वेश में महान आत्मा इनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। इन्होंने कहा था कि द ग्रेट सॉल इन बेगर्स ग्रैब, द ग्रेट सॉल इन बेगर्स ग्रैब, यानी कि भिखारी के वेश में एक महान आत्मा है, ऐसा कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि थी वो किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि गांधी जी ने दी थी। ये गांधी जी को क्या दे दिए? तो महात्मा की उपाधि दे दिए, तो महात्मा गांधी ने इनको गुरुदेव की उपाधि दे दी। बढ़ते हैं आगे। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? देखिए, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहने वाला ब्रिटिश प्रधानमंत्री था चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। उसने महात्मा गांधी को हाफ नेकेड फकीर कहा था। महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव के चलते दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन से उतार दिया गया था? तो इस स्टेशन का नाम था पीटर मैट्रिक्सबर्ग। कौन सा? पीटर्स मैट्रिक्सबर्ग। इस स्टेशन से इनको ज़बरदस्ती ट्रेन से उतार दिया गया था, क्योंकि गांधी जी 7 जून 1893 को फर्स्ट क्लास बोगी में डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। वहाँ एक यूरोपियन व्यक्ति ने रेलवे के अधिकारियों को बुलाकर कहा कि ये कूली की तरह दिखने वाला आदमी इस कोच में क्यों बैठा है, इसको आप ज़बरदस्ती उतारिए। और रेलवे अधिकारियों ने किया भी ऐसा ही और इन्हें पीटर्स मैट्रिक्सबर्ग स्टेशन पर ज़बरदस्ती ट्रेन से उतार दिया। बढ़ते हैं आगे। गांधी शांति पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? तो ये गांधी शांति पुरस्कार जो है वो 1995 में स्टार्ट किया गया था और पहली बार जूलियस नायरे को मिला था तंजानिया में। ठीक है, तंजानिया के हैं जूलियस नायरे, इनको पहली बार मिला था। मोहनदास गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर यह शुरू किया गया था। इसमें मिलता कितना है? तो 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन की राशि दी जाती है। गांधी पीस प्राइज 2018 में दिया गया था योहोई सशिकावा को, ये जापान से हैं। अच्छा, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि 2020 और 21 वाला किसको किसको दिया गया? दोनों एक ही साथ दिया गया है। ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 20 और 21 का किसे किसे दिया गया गांधी शांति पुरस्कार। बढ़ते हैं आगे। 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी कौन सी जयंती मनाई गई? 2019 में मैंने बताया दिया कि स्वच्छ भारत का इसमें टारगेट रखा गया था, 125वीं जयंती थी। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पोरबंदर में, गुजरात पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को। ये आप सब जानते होंगे। गांधी जी की दांडी यात्रा कब समाप्त हुई? ये आप भली भांति इस घंटा से परिचित हैं कि शुरू हुई थी और 12 मार्च को और 6 अप्रैल को जाके ये ख़त्म हुई थी। हाथ में नमक लेकर इस मतलब कानून का विरोध किया गया था। बढ़ते हैं आगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी कौन सी उपाधि लौटा दिए थे? ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था इसके बाद गांधी जी को एक उपाधि थी कैसर ए हिंद की। किसकी उपाधि थी? कैसर ए हिंद की उपाधि थी इनके पास। इसको उन्होंने लौटा दिया था। कब लौटाया था? 1920 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपनी सर या नाइटहुड की उपाधि जो थी उसे त्याग कर दिया था। 1942 से 1944 में महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को किस जेल में बंदी बनाया गया था? देखिए, 42-44 के दौरान महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को
देखिए, आगा खान पैलेस में अगस्त 1942 से 44 तक पत्नी कस्तूरबा, सचिव महादेव देसाई और सरोजिनी नायडू के साथ ये कैद थे। कहाँ पे? आगा खान पैलेस में 1942 से 44 तक। आगा खान पैलेस कहाँ है? तो पुणे की यरवड़ा में स्थित एक ऐतिहासिक भवन है। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में महात्मा गांधी और उनके छात्रों ने किस अंग्रेज को दीनबंधु की उपाधि दी थी? तो दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में महात्मा गांधी और उनके छात्रों ने CF एंड्रूज यानी कि चार्ल्स फेरर एंड्रूज को किसकी उपाधि दी थी? तो इनको उन्होंने दीनबंधु की उपाधि दे रखी थी। किसने? गांधी जी और इनके अनुयायी, इनके छात्रों ने। बढ़े आगे हम लोग। क्यों इनको उपाधि दिया गया था दीनबंधु का? क्योंकि ये एक ब्रिटिश नागरिक थे, लेकिन ब्रिटिश नागरिक होते हुए भी इन्होंने जनरल डायल के जो कुकृत्य उसने किया था उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया था और उनको कहा था कि यह जानबूझकर किया गया एक जघन्य हत्याकांड है, जिसको किसने किया है? जनरल डायर ने किया या करवाया है। इसलिए उनको दीनबंधु की उपाधि दिए थे ये लोग मिलके। गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज इन, यानी कि गांधी जी ने किस कांग्रेस अधिवेशन में खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू किया था? तो ये उन्होंने शुरू किया था कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में। कब से? कलकत्ता अधिवेशन से शुरू किया 1920 से। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया था। महात्मा गांधी जी ने कौन से आंदोलन में भाग नहीं लिया था? देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर से 4 ऑप्शंस हैं। खेड़ा, बारदौली, चंपारण और सत्याग्रह पैसिव रेसिस्टेंस कैंपेन 1906। तो ये इन्होंने भाग नहीं लिया था बारदौली सत्याग्रह में। बारदौली सत्याग्रह में किसने भाग लिया था? तो वो थे हमारे आयरन मैन। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, खेड़ा आंदोलन जो है, खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 में महात्मा गांधी द्वारा गुजरात में खेड़ा जिले में किया गया था। बारदौली जो है सत्याग्रह ये जून 1928 में गुजरात में हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और चंपारण सत्याग्रह, इससे आप लोग भली भांति परिचित हैं। बढ़ते हैं आगे। किस एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था? तो ये रॉलेट एक्ट जो था, न वकील न दलील, इसके खिलाफ इन्होंने असहयोग आंदोलन मतलब सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किया था। रॉलेट एक्ट जो है इसको काला कानून भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ साथ किस भारतीय महिला ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया था। महात्मा गांधी, अंबेडकर, सरोजिनी नायडू एवं मदन मोहन मालवीय ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर से दिसंबर 1931 में लंदन में आयोजित हुआ था। इसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। यहाँ से जब लौटे तो उन्होंने कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस, ये आंदोलन था। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 22 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन में 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक चला था और कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। किसमें? प्रथम में। और तीनों जो सम्मेलन थे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड, जो मैकडोनाल्ड आज लाल पानी के रूप में बिकता है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय एवं एन.ए. बेसेंट ने खुद के खर्च पर भाग लिया था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये मैंने बता दिया है। महात्मा गांधी को भिखारी के वेश में किसने कहा था? ठीक है, सब कुछ बता दिया मैंने। चंपारण के लिए किसने बुलाया था? ये भी बता दिया मैंने। ब्रिटिश भारत, देखिए ब्रिटिश भारत में भारतीयों के सहयोग से ही शासन कर सकते हैं, महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में कहा है? तो ये भी मैंने बता दिया। आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए किस पुस्तक में कहा है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? तो ये अंडमान आइलैंड पे है। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप पे क्या है? महात्मा गांधी मैरिन नेशनल पार्क। बढ़ते हैं आगे। महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड, ये भी मैंने बता दिया। 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की? तो देखिए महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में इसकी स्थापना की थी। 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरीय अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराया था? तो ये थे पट्टाभी सीतारमैया। इनको किसने हरा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने हराया था।
29 जनवरी 1939 को परिणाम घोषित किया गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने 1580 वोट और सीतारामैया को 1377 वोट मिले। और इस तरह से सुभाष चंद्र बोस जीते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, इस्तीफा देके वहाँ से निकल लिया था। इसके बाद उन्होंने किस संस्था का गठन किया था, ये आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इसका जिक्र किया था एक बार। बढ़ते हैं आगे। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने किया था एक संस्था का संगठन, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी सेशन से लीव लेने के बाद क्या किया था। ऑल मैन आर ब्रदर्स पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ऑल मैन्स आर ब्रदर। बढ़ते हैं आगे। नटाल इंडियन कांग्रेस NIC की स्थापना किसने की, तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी किसने की थी, महात्मा गांधी ने 1894 में की थी। गांधी मानद सचिव थे अब्दुल्ला हाजी एडम झावेरी या दादा अब्दुल्ला, इसके अध्यक्ष चुने गए थे। उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ भेदभाव से लड़ना, किसका उद्देश्य था, तो नटाल इंडियन कांग्रेस का ये मतलब मोटो था कि दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय हैं इनके साथ भेदभाव न हो। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है सब कर दीजिए यार, जो आपको मन में है कमेंट तो ज़रूर कीजिए। और साथ साथ यदि हमारे क्विज से जुड़ना चाहते हैं, इसी वीडियो का यदि क्विज करना चाहते हैं तो चले आइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, उसका नाम है, ऐसे सर्च कीजिएगा @PMCGROUPOFFICIAL, यानी PMC ग्रुप ऑफिशियल, ये सर्च कीजिए आप टेलीग्राम पे जाके और आ जाइए हमारे साथ क्विज़ कीजिए इसी वीडियो का। और ध्यान रखिए इस वीडियो से यदि आप इस वीडियो को पूरा देख के BPSC के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो 15 नंबर तो आपके पक्के हैं केवल इस वीडियो से। धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।